हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो ह्यूमंस कौन है? हम, ठीक है, हम मिलके ह्यूमंस बनाते हैं। जो लोग हैं वो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ह्यूमन कहा जाता है। तो जो लोग हैं वो रिसोर्सेज कैसे हो गए? जो हम ह्यूमंस हैं, इंसान जो है वो रिसोर्सेज कैसे हो गए? तो हम ही जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यूज करके कुछ प्रोडक्टिव बनाते हैं। हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करके कुछ प्रोडक्टिव बनाते हैं। हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करके कुछ प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो हम खुद में एक क्या है? रिसोर्स है। तो अगर हम बात करें जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज काउंटेड on the basis of how many people live there. The population is related to a particular place. The number of people living on a regional unit such as village, city or country is called population of that place. तो अगर हम जनसंख्या पॉपुलेशन की बात करें तो वो किसी पर्टिकुलर प्लेस का होता है और उसको कैसे निकालते हैं? कितने लोग उस पर्टिकुलर लोकेशन में रहते हैं, उस जगह पे रहते हैं। तो पॉपुलेशन हमेशा एक निश्चित जगह का होता है। तो जितने लोग उस जगह पे रह रहे हैं, कोई भी रीजनल यूनिट है, चाहे वो विलेज हो, सिटी हो, कंट्री हो, तो उसे पॉपुलेशन कहा जाता है उस जगह का। ठीक है, तो पॉपुलेशन और जगह, ठीक है, एक जगह का ही पॉपुलेशन होगा। तो पॉपुलेशन बिकम इम्पोर्टेंट एज ह्यूमन रिसोर्स व्हेन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड स्किल्स आर यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड देयर कैपेबिलिटीज आर यूज्ड इन सम प्रोडक्टिव। तो ये जो जनसंख्या है, ये जो पॉपुलेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है, यही जो है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज है जो कि अपनी इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सूझबूझ से, अपनी कला से, स्किल्स से जो सोसाइटी में डेवलपमेंट करते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज से कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो many questions can be asked regarding the population of a place. For instance, what is the total population of a country? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक पॉपुलेशन को लेके, जो जनसंख्या है उसको लेके निकाले जा सकते हैं। तो जैसे कि टोटल पॉपुलेशन क्या है, वैसे ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हर साल वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल देयर, दैट इज हाउ लॉन्ग a life are people expected to have there on an average. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि कितना ज़्यादा, ठीक है, लोग वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि एवरेज एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने ज़्यादा उम्र तक, 60 साल तक, 70 साल तक, कितने साल तक जो है वहाँ के लोग जो है जिंदा रहते हैं। इसको भी ऑन एन एवरेज निकाला जाता है, कितने मेल्स और फीमेल्स हैं उस पॉपुलेशन में, और उस पॉपुलेशन में कितने चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, यंग्स हैं, यूथ हैं, और कितने ओल्ड एज लोग हैं, बूढ़े लोग हैं। तो क्या है रेशियोज का? प्रोड्यूसर्स वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, क्या है रेशियो वहाँ जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं और गांव में रह रहे हैं, और क्या है वहाँ कितने लोग जो है वो साक्षर हैं, कितने लोग हैं जिनके पास हायर एजुकेशन है, कितने लोग वहाँ गरीब हैं, अमीर है। बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो वेयर एंड how do we get all this information? Nowadays nearly every country in the world conducts a periodic census काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिलती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए क्यों चाहिए? क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर हमको सही तरीके से पता रहेगी तो हम उस रीजन का, हम उस जो पॉपुलेशन है उसका सही तरीके से, ठीक है, उस जो पॉपुलेशन है उसका सही तरीके से ग्रोथ कैसे करना है, वहाँ पे क्या क्या हम योजनाएं जो है, जो गवर्नमेंट की जो कई स्कीम्स होती है वो लागू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो टास्क है हम इस पॉपुलेशन, इस सेंसस के बेसिस में कर सकते हैं इन अवर कंट्री। और हमारी कंट्री में तो आज के डेट में हर एक कंट्री जो है कुछ पर्टिकुलर पीरियोडिक मतलब कुछ पर्टिकुलर समय के बाद, जैसे हमारी कंट्री में हर 10 साल में होता है, वैसे ही हर कंट्री में जो है पीरियोडिक सेंसस होता है। सेंसस मतलब क्या होता है? कितने लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनकी काउंटिंग करना। और हमारी कंट्री में सेंसस जो है हर 10 साल में होता है, इज आफ्टर एवरी ईयर्स इन विच डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज गैदर्ड। और ये जो हर 10 साल में होने वाला जो सेंसस है, जनगणना है, उसमें जितना भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है पूरी पॉपुलेशन का उसको निकाला जाता है। और लास्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? 2011 में। सो कैन यू गेस व्हेन द नेक्स्ट सेंसस विल बी? और इसके बाद जो है नेक्स्ट सेंसस कब होना चाहिए? तो हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो कब होना चाहिए? 2021 में। लेकिन 2021 में नहीं हुआ, इस साल कुछ बातें तो आ रही थी सेंसस होने का। उसके बाद देखिए यहाँ पे है सम इम्पॉर्टेंट डेटा
ऑब्टेन फ्रॉम द सेंसस। तो सेंसस होता है, उससे क्या इंपॉर्टेंट डेटास जो है वो निकल के आती है। इन द इंडियन सेंसस वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज गैदर सच एज टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री, नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन सेपरेटली, number of educated people, number of people in different age groups, how many people are engaged in what type of occupation, how many people migrate from one place to another for different reason and so on। तो जब इंडियन सेंसस होता है तो बहुत सारी तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, जो बातें हैं, उसको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा की जाती है, इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, जैसे कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं और वो जो पॉपुलेशन है उसमें कितने मैन और वुमेन्स हैं अलग अलग, और कितने लोग वहाँ साक्षर हैं, कितना अलग अलग जो एज ग्रुप है, कितने लोग अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन करते हैं, कितने लोग बाहर से आके रह रहे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, population density, the number of people engaged in different type of occupation and the rate of decrease or increase in the population. We shall discuss some of these points in more detail. तो ये जो information है जो हमको मिलती है, इसके ये जो information है, ये जो हमको सेंसस से पता चलता है, इससे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किस चीज़ का करेंगे, जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, रूरल एरिया में कितना है, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया में कितना है, अर्बन मतलब सिटी एरिया जो है, शहरी जो एरिया है वहाँ पे कितना है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितना है, मतलब 1 पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, और अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस है, कितना पॉपुलेशन हर एक साल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स जो है हम उसमें लेके आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज एंड नीड ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन वी नीड टू फाइंड आउट द qualities and attributes of the people. People differ from one another on the basis of their education, occupation, economic condition, age, sex, etc. In the view of this point, we need to understand these attributes of people. We shall now try to understand some of this important data. अब ये जो भीड़ है, ये जो पॉपुलेशन है, इसमें हमको ये पता चलता है कि जो कैपेबिलिटी है, जो नीड्स है कंट्री की पॉपुलेशन की, वो क्या होने वाली है। तो जो क्वालिटीज़ हैं लोगों की, जो हमको एट्रीब्यूट्स मिल रहा है, एट्रीब्यूट्स मतलब उनका एज, एजुकेशन जो हमको मिल रहा है, तो इसके बेसिस में जो है हम ये सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमको देखना है टोटल पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ। तो पूरी टोटल पॉपुलेशन क्या है और ग्रोथ रेट क्या है। ग्रोथ रेट मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है या समतल है, जो भी है। सो वी आर एबल टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और विलेज विद द हेल्प ऑफ सेंसस। तो जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कितने लोग जो है एक कंट्री, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट या कोई भी पर्टिकुलर रीजन में, तो ये किससे हमको पता चलता है, सेंसस, जनगणना से। तो ओइंग टू द मेथड ऑफ डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन such as the data of census is acknowledged as more credible। तो अब क्या किया जाता है, सेंसस किया क्या जाता है, तो घर घर जो प्रतिनिधि हैं जिनको गवर्नमेंट ने असाइन करके रखा है, वो घर घर जाके जो है ये जो सूचनाएं हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको कलेक्ट करते हैं और इससे जो है सेंसस जो है डेटा का वो क्रिएट किया जाता है। तो लास्ट सेंसस इंडिया में कब हुआ था, 2011 में, और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे जो कंट्री में वो क्या था, 121 करोड़ एंड 2 lakhs, ठीक है, नियर अबाउट 2 lakhs हम मान सकते हैं इसको, ठीक है, 121 करोड़ और 2 लाख, ठीक है, नियर अबाउट अगर हम इसको राउंड फिगर में देखें तो ये 2 lakhs में आ जाएगा। तो 121 करोड़ और 2 लाख, तो यहाँ पे कितने 102 करोड़ और 87 लाख पीपल इंडिया में थे 2001 सेंसस में। तो 2001 सेंसस में इतने लोग थे, 12 में इतने लोग थे। तो पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री का 17.67 जो है प्रीवियस जो 10 ईयर्स में क्या हुआ है, बढ़ा है। तो वी क्या कॉल इट दिस एट डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो हम 10 साल में कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऑफ द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ 17.5% पीपल लिव इन इंडिया। The only country with a bigger population than India is China, where 20% of the population live in। अगर हम पूरे अर्थ का जो पॉपुलेशन है उसको अगर एनालिसिस करें तो 17.5% जो है वो इंडिया के लोग होंगे। और सेकेंड हमारा जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर में कौन है, चाइना है, जहाँ पे 20% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। तो 2011 में तो पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ कितना था,
2,55,00,000 था, ठीक है, जो कि 2% है टोटल पॉपुलेशन का इंडिया का। और अगर डेकेडल ग्रोथ का और पॉपुलेशन का बात करें तो छत्तीसगढ़ में 22.6% जो है डेकेडल ग्रोथ हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ सेंसस हमको देखना है कि ये सेंसस कब से स्टार्ट हुआ, ये जो जनगणना का जो प्रोसेस है ये क्यों करते थे लोग, कब से स्टार्ट हुआ। तो मेंशन ऑफ द फर्स्ट सेंसस इन द मॉडर्न टाइम्स इज फाउंड इन स्वीडन 1749। तो अगर हम पहली जनगणना की बात करें जो मेंशन्ड है तो वो कब हुई थी, स्वीडन में 1749 में। In United States of America, the process of conducting a regular census began in 1790 and 80 years after it had began in India in 1872. और अगर हम रेगुलर सेंसस कंडक्ट करने की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये 1970 से स्टार्ट हुआ और हमारी कंट्री में 1872 में स्टार्ट हुआ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 80 साल बाद, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ 1790 में स्टार्ट हो गया था और उसके 80 साल बाद जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ 1872 में। तो कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड फ्रांस have began the task of regularly conducting a periodic census nearly 71 years before we did. और अगर हम कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस की बात करें तो इन्होंने भी 71 ईयर्स पहले स्टार्ट कर दिया था सेंसस का प्रोसेस। The government of India accepted its principle in 1865 the idea of a census. The questionnaire for conducting the census was prepared during the same year. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस समय, जो अनडिवाइडेड जो ब्रिटिश रूल वाली जो गवर्नमेंट थी वो वहाँ पे जो है 1865 में इस प्रिंसिपल को लागू किया और आइडिया जो है वह सेंसस का उसी साल इम्प्लीमेंट कर दिया गया। हाउएवर द सेंसस कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1872। तो 1872 में पहली बार सेंसस जो है जनगणना जो है वो हुई थी, लेकिन क्या है पूरी तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ कंप्लीट सेंसस वाज कैरिड आउट ऑन 9 years आफ्टर इन 1881। और ये जो प्रोसेस है पूरी तरीके से जनगणना का वो कब स्टार्ट हुआ, 9 years आफ्टर इन 1881। तो द लेटेस्ट census was conducted in India in 2011 according to which the population of the country was 121 करोड़, ठीक है, कि हमने पहले भी देख लिया था। तो census also tells us the percentage of total number of people living in cities and those living in villages. तो India is still a country largely inhabited by villages where 69% of the people lives in villages and only 31% live in the cities. अगर हम जनगणना से की बात करें तो जनगणना से हमको ये भी पता चलता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ जो लोग हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो सिटीज़ में रहते हैं और कितने लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अगर हम सेंसस की बात करें तो इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ लोग ज़्यादातर जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इनहेबिटेड मतलब जो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो 69% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, और 31% जो है वो शहरों में रहते हैं। When the country became independent at that time, only 17% of the people lived in cities. From this, we can estimate how urbanization has increased in India in last 60 years. और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय में सिर्फ और सिर्फ 17% जो लोग हैं वो शहर में रहते थे। तो इससे फ्रॉम दिस मतलब इससे हमको ये एस्टिमेट, ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे जो शहरीकरण भी जो है इंडिया में बढ़ा है इन 60 सालों में। what proportion of the population of छत्तीसगढ़ live in cities। तो अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कितने लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो नियरली 23% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, और 21% lived in cities in 2001, ठीक है, 23% अभी रहते हैं, और तो अभी मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से, और 20% जो है 2001 के सेंसस में। अब उसके बाद हमको देखना है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो मतलब कितने मेल है और कितने फीमेल है पर 1000, ठीक है। अगर हम 1000 लोगों की काउंटिंग करें तो उस 1000 लोग में कितने मैन हैं और कितने वुमेन होते हैं। तो सेक्स रेशियो टेल्स अस हाउ मेनी वुमेन पर देयर आर पर 1000 मैन इन गिवन रीजन। तो अगर हम एक रीजन की बात करें तो 1000 में कितनी वुमेन्स है। तो अगर हम इस रेशियो की बात करें तो स्वीडन में कितना है, 1006 है,
ठीक है, और जापान में 1067 है, और अगर हम नेपाल की बात करें तो 107, लेकिन इंडिया में क्या है 940 है। तो नॉर्मली इन हेल्दी सोसाइटी, अगर हम हेल्दी सोसाइटी की बात करें, एक अच्छी सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ पे वुमेन और मेन का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफ दिस रेशियो इज लेस इन सोसाइटी, तो कोई भी सोसाइटी में अगर ये रेशियो लेस है तो इसका क्या मतलब है कि वो जो ग्रुप है उसको कम अटेंशन दिया जा रहा है। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ और अदर नीड्स के बारे में बात करें गर्ल्स और वुमेन की, तो हमारे इंडिया में ये जो है इस पे कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण जो है लाइफ स्पैन क्या हो रहा है, शॉर्टर है, और लड़कियों की जनसंख्या भी कम है। तो अकॉर्डिंग टू अगर 2011 के सेंसस में जाएं तो सेक्स रेशियो हमारी कंट्री में क्या है 940 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम पर 1000 मैन में देखें तो 940 वुमेन्स ही हैं। तो अगर मोर ओवर दिस रेशियो, तो ये रेशियो जो है वो बहुत बड़ा है। पूरे जो हम इंडिया की बात करें तो हर जगह सेक्स रेशियो अलग अलग होता है। तो कहीं कहीं पे सेक्स रेशियो क्या है, ज़्यादा है नेशनल एवरेज से। जैसे कि हम केरला की बात करें तो केरला में 1084 है, तमिलनाडु में 995 है, आंध्र प्रदेश में 991, छत्तीसगढ़ में 991 है। अगर हम दूसरे राज्यों में जाए तो हरियाणा में बहुत कम है, 887 है, गुजरात में 912 है, राजस्थान में 926 है। तो सेक्स रेशियो जो है लेस देन नेशनल एवरेज है इन स्टेट्स में। तो वी आर एबल टू सी फ्रॉम दिस डेटा दैट द पर्टिकुलर स्टेट द सिचुएशन ऑफ वुमेन इज वीकर एंड वी कैन फॉर्मुलेट अ प्लान टू इम्प्रूव दिस। अगर हम ये इस पैराग्राफ में जाने तो जो सेक्स रेशियो है इन स्टेट्स में क्या है, कम है। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे हमको फॉर्मुलेट, कुछ प्लान्स को लागू करने की जरूरत है। फॉर्मुलेट मतलब कुछ प्लान बनाने और लागू करने की जरूरत है, जिससे जो वुमेन्स की जो सिचुएशन है उसको इन राज्यों में सुधारा जा सके। तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है सेक्स रेशियो इन इंडिया, तो कब से कैसे कैसे जो सेक्स रेशियो है वो चेंज हुए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो when we look at the figures, we find that the number of women in proportion to men has declining in the India for a long time, which is indicative that increasing discrimination against women in the society. तो अगर हम इस फिगर्स को देखें, ये जो फिगर है इसको देखें, तो हम ये जान सकते हैं कि वुमेन्स की जो जनसंख्या है इन कंपैरिजन टू मैन वो कम होती जा रही है। और ये एक रीज़न है, ये एक इंडिकेशन है कि वुमेन्स को जो है ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है वुमेन्स के साथ में। वुमेन्स की सिचुएशन हमारी सोसाइटी में अच्छी नहीं है। तो वुमेन्स हैव फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो वुमेन्स को हमेशा जो है पढ़ाई में और डेवलपमेंट में जो है कहीं ना कहीं भेदभाव सहना पड़ता है। तो सेंसस फिगर शोज दैट डिस्क्रिमिनेशन हैज बिगेस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन गर्ल्स ऑफ स्मॉल एज। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 इज 1000 to 914। तो अगर हम देखें तो ये जो छोटी एज ग्रुप है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कितना रेशियो है, 1000 to 914 रेशियो है। सो वी हैव सीन दैट द कंडीशन आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो हमने ये भी देखा कि तो ये जो कंडीशन है वुमेन्स और मेंस की, तो ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट अलग अलग तरीके का है। तो इफ़ यू लुक एट केरला एंड तमिलनाडु एंड अदर्स, वी फाइंड दैट such factors are relatively better health condition facilities available there and the active role of women in the society, economic reliance etc. तो अगर हम कुछ स्टेट देखें तो मोस्टली ये साउथर्न स्टेट है, तो केरला तमिलनाडु को देखें तो यहाँ पे रिलेटिवली जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा अच्छी है। तो वुमेन्स का रोल भी सोसाइटी में काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस मतलब वहाँ पे लोगों जो वुमेन्स है उनको भी छूट है कि वो काम करे, अपना रोजगार खुद चलाए। तो ये सारी चीज़ें तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है हाई सेक्स रेशियो इन स्टेट्स में। In sharp contrast to this, there are some parts of the country where this sex ratio has fallen to worrisome level. अगर हम इनसे कॉन्ट्रास्ट देखें तो इसके विपरीत अगर हम देखें तो कुछ पार्ट्स जो है हमारे कंट्री में ऐसे हैं जहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी हद तक गिरा हुआ है, जो एक चिंता का वरिसम लेवल्स मतलब एक चिंता के विषय में, एक चिंता के लेवल्स में गिरा हुआ है। तो इन सब In most states of the north and western India, such as Rajasthan, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh, Punjab, etc., the sex ratio is less than national average due to such factors as dominance of patriarchal society, fewer economic opportunities for women, historically long prevailing condition of inequalities and other. तो अगर हम कुछ नॉर्दर्न स्टेट मतलब नॉर्थर्न स्टेट्स और वेस्टर्न इंडिया के तरफ जाएंगे तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे सेक्स रेशियो रिलेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ स्टेट्स है जहाँ पे पैट्रिकल जो
फादर को लेके जो है ये ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं कि हाँ घर में एक बेटा होना चाहिए, बेटा जो है वंश चलाता है, तो ये सब सोच अभी भी है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट्स में कम है, जहाँ पे वुमेन्स को जो है ज़्यादा आत्मनिर्भर होने नहीं दिया जाता, और जो हिस्टोरिकली चला आ रहा है इनइक्वालिटी का जो प्रोसेस वो यहाँ पे अभी भी प्रिवेलिंग है। So the situation in Chhattisgarh is better compared to other states considering the sex ratio in 991 here. In the district with largely tribal population such as Bastar, the sex ratio is 1000 or even higher, while in the plain districts such as Bilaspur, the sex ratio is relatively lower. अगर हम छत्तीसगढ़ का सिचुएशन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो सिचुएशन है ये बहुत अच्छा है उन स्टेट्स से, और यहाँ पे सेक्स रेशियो 991 है, और कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे कि बस्तर, यहाँ पे तो सेक्स रेशियो 1000 है और इससे ज़्यादा भी है। और अगर हम प्लेन डिस्ट्रिक्ट में जाए बिलासपुर वाला एरिया में तो सेक्स रेशियो थोड़ा कम है। However, even in Chhattisgarh, the sex ratio have been continuously declined to 0 to 6 years age group. The sex ratio in this age group is 984 in 1991, 975 in 2001 and 964 in 2011. तो अगर हम छोटे एज ग्रुप की बात करें तो 0 to 6 इयर्स की बात करें तो ये जो है सेक्स रेशियो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। तो जैसे कि 1991 में 984 था, उसके बाद 975 हुआ, उसके बाद 964 हुआ। तो ये जो एज ग्रुप है इसमें जो वुमेन्स का जो ये सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का वो कम हो रहा है। Thus, while the figures of sex ratio in our state shows relatively better position of women here, the figures for 0 to 6 age group point to the fact that there are 2 girl child mortality rate has increased in the last 3 decades and the sex ratio of this age group has constantly declining. हमारे फिगर्स जो है सेक्स रेशियो के अगर ओवरऑल हम देखें तो सही है, लेकिन जो हमारे जो बच्चों के जो ग्रुप्स है 0 to 6 ईयर, यहाँ पे बहुत ही घटिया काम हो रहा है। यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चियों के जो कम होने का मतलब गर्ल्स चाइल्ड को पैदा करने के जो वो है वो कम होते जा रही है। इसलिए जो लास्ट 3 डिकेड्स में जो है ये सेक्स रेशियो क्या हो जाता है, डिक्लाइन होते जा रहा है। ऑन द अदर हैंड दिस फिगर शोज दैट द सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इज बिकमिंग बेटर, बट ऑन द अदर हैंड एट द सेम टाइम्स गर्ल्स आर बीइंग प्रिवेंटेड इवन फ्रॉम बीइंग born or due to misuse of modern techniques. और अगर हम ठीक है सेक्स रेशियो हमारे जो स्टेट है वहाँ पे सही है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो गर्ल्स जो हैं उनको या तो पैदा होने से ही रोक दिया जा रहा है या तो मॉडर्न कुछ टेक्निक से उनको हटा दिया जा रहा है पैदा होने से पहले ही। तो एक प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको क्या करना है, कंडक्ट करना है, सर्वे कंडक्ट करना है 5 फैमिलीज का जो आपके नेबरहुड में रहती हैं, और इसमें कितने मेंस और वुमेन्स हैं उनका आपको काउंटिंग करना है, कितने बॉयज़ गर्ल्स ईयर्स, और भी आप बहुत सारे पैरामीटर्स ले सकते हैं और ये प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमको देखना है एज कंपोजिशन, द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड ओल्ड पीपल। तो ये जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।